हाय गाइस, माय नेम इज़ नेहा बाजपेयी। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज नोक। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बैकग्राउंड क्या रहा, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, किस तरह से वो एग्जिस्टेंस में आया। आज एमएसपी को लेकर, आज एपीएमसी मार्केट को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे किसान मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एमएसपी का क्या रिलेशन है उनसे और क्या सारे किसानों को एमएसपी का फायदा मिल रहा है, आज इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें उस एरा की, पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो 1960 का एरा था, जहाँ पर फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी। हमारे पास में एनफ सफिशिएंट फूड नहीं होता था, फूड ग्रेन्स नहीं होते थे कि हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सकें। इसी कारण हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो हम लोग इंपोर्ट करते थे, यूएसए से मेनली इंपोर्ट होता था। हमारी इकोनॉमी को शिप टू माउथ इकोनॉमी बोला जाता था, क्योंकि सीधे सामान इंपोर्ट होकर राशन की दुकान पर पहुंचता था और राशन की दुकान से सामान जो था वो जनरल पॉपुलेशन को की प्लेट्स में जाता था, यानी कि लोगों को खाने के लिए मिलता था। तो फूड की इतनी शॉर्टेज के कारण हमारी इकोनॉमी को इस इकोनॉमी का नाम दिया गया था, यानी कि शिप टू माउथ इकोनॉमी कहा गया था। इसके बाद में काफ़ी सारी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज फॉर्मुलेट हुई, एक ग्रीन रेवोल्यूशन का एरा आया। तो इन्हीं सारी पॉलिसीज का जो एम था, वो एम ये था कि किस तरह से हम लोग फूड डेफिशिएंसी फूड सरप्लस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं और किस तरह से हम अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए एनफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, और क्या हम ये ग्रेन्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हमें कभी भी शॉर्टेज नहीं हो। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1964 में एक ऐसे ही कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, एक ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई जहां पर ये जिसका एम था, जिसके पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि हम लोग यहाँ पर ग्रेन को स्टोर करेंगे, बफर स्टॉक में रखेंगे ग्रेन्स को। और उस इंस्टीट्यूट का नाम था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ और ये बोला गया कि हम इतना एनफ स्टोर करके रखेंगे ताकि हम लोग फ्यूचर में भी कभी फूड की हमको शॉर्टेज नहीं हो। अब इस जो एफसीआई है, इसकी स्थापना तो हो गई, लेकिन जब पॉपुलेशन के पास में एनफ इतना प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है कि वो फीड किया जा सके, तो स्टोर कैसे होगा। इसका मतलब सीधे सीधे ये था कि हमें अपना प्रोड्यूस भी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत थी, हमें आउटपुट बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो वो कैसे हो सकता है। अगर उस टाइम पे किसानों की कंडीशन देखें तो वो काफ़ी वर्सन थी, क्योंकि जो किसान थे वो हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, हमेशा साहूकार से वो लोग लोन लेते थे और जब भी उनकी फसल उगती थी तो उनको पे करना पड़ता था साहूकार को, और उनके पास में कुछ खाने के लिए बचता ही नहीं था, और ना ही उनको उनकी जो उपज होती थी उसका उचित मूल्य मिला करता था। काफ़ी सारी पुरानी मूवीज में आप ये देख सकते हैं। तो ये कुछ एक्चुअल सिचुएशन थी उस टाइम पे। तो सरकार ने ये सोचा, उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि कुछ ऐसा मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए ताकि किसान जो है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। अगर किसी सीजन में, अगर किसी एक साल कोई फसल बहुत अच्छी होती थी, यानी कि बम्पर प्रोडक्शन होता था, तो मार्केट में वो चीज़ सस्ती हो जाती थी और किसानों की जो उपज थी वो कम मूल्य पे मार्केट में बेची जाती थी, जिसके कारण उनको लॉस होता था और वो अगले साल उस फसल को बोने से बहुत डरते थे, क्योंकि उनको पिछले साल लॉस हो चुका था। तो ये चीज़ें फ्यूचर में रिपीट ना हो और किसान जो है वो कभी डीमोटिवेट ना हो अगले साल वही फसल उगाने के लिए, इसके लिए सरकार ने डिसाइड किया कि हम लोग एक उचित मूल्य सेट करते हैं, और जब भी जो सोइंग सीजन होगा, यानी कि जो बुआई का सीजन होगा, उससे पहले ही हम इन्फॉर्म कर देंगे किसानों को कि आपकी जो उपज है वो इस कीमत पर खरीदी जाएगी। मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, आपकी उपज मिनिमम इतने प्राइस पे खरीदी जाएगी। उसी मिनिमम प्राइस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा गया। एक दूसरे कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, जिसका एम था, जिसका उद्देश्य था कि उसको काफ़ी सारी क्रॉप्स का प्राइस डिसाइड करना था कि क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा जिस पे गवर्नमेंट उनसे ये ग्रेन खरीदेगी। उस कमीशन का नाम था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। 1965 में फॉर्म हुआ। 1985 में इसका नाम चेंज करके CACP कर दिया गया, जो इसका भी करंट नाम है। तो इसका एम होता है कि वो साल में दो बार रबी सीजन और खरीफ सीजन के लिए 23 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की का प्राइस डिक्लेयर करता है सोइंग सीजन से पहले। तो ये इस तरह से जो MSP है वो पिक्चर में आया।
इसके बाद में अगर अभी करंट जो पहला एमएसपी था वो 1966-67 में सेट किया गया था, और पहली बार जो एमएसपी सेट किया गया था वो गेहूं के लिए यानी कि व्हीट के लिए सेट किया गया था। उस टाइम पर उसकी वैल्यू रखी गई थी 54 रुपीज पर क्विंटल। तो ये प्राइस सेट किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या उस टाइम पे एम था सरकार के दिमाग में, क्या उन लोगों ने सोचा था इस एमएसपी के बारे में। तो सरकार ने ये सोचा था कि आपको जितना प्रोड्यूस करना है आप प्रोड्यूस करो, क्योंकि उस टाइम पे हमें फूड की शॉर्टेज थी, हमें सरप्लस चाहिए था। तो उन्होंने बोला आप जितना चाहो उतना प्रोड्यूस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, और आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि मार्केट में भी बेच सकते हो। अगर मार्केट में आपका सामान नहीं बिक रहा है, आपका ग्रेन, आपका अनाज नहीं बिक रहा है, तो आपके पास में हमेशा ऑप्शन होगा कि आप जाकर सरकार को या सरकारी एजेंसी को बेच सकते हैं, एफसीआई को बेच सकते हैं, या दूसरी जो भी स्टेट की एजेंसीज हैं उनको बेच सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पर ऐसा माना गया था कि प्रोडक्शन कुछ भी हो, जो मार्केट प्राइस होगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा एमएसपी से। तो फार्मर्स के पास में दो ऑप्शंस रहेंगे कि या तो वो गवर्नमेंट एजेंसी को चूज कर सकते हैं या फिर वो ओपन मार्केट में जाकर अपना सामान बेच सकते हैं। तो इस तरह से जो है एमएसपी क्या था और उसकी थ्योरी उसके बिहाइंड क्या थी, और इस तरह से एमएसपी एग्जिस्टेंस में आता है। अगर उसके करंट स्टेटस हम लोग एमएसपी का देखते हैं तो क्या चल रहा है अभी। अगर करंटली देखें तो एमएसपी का फायदा सारे किसानों को नहीं मिल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 में जो शांता कुमार कमेटी थी, उनकी रिपोर्ट के अनुसार केवल 6% किसान ऐसे हैं जिनको कि एमएसपी का फायदा मिल रहा है। एक और इशू है एमएसपी के साथ में कि मेनली जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो पूरे इंडिया में सारे स्टेट से नहीं हो रहा है। जो मेन प्रोक्योरमेंट होता है वो पंजाब और हरियाणा से होता है। यानी कि जो भी जो सेंट्रल जो एफसीआई की लिमिट होती है उसका 80 से 85% जो प्रोक्योरमेंट होता है वो सिर्फ 2 स्टेट से हो रहा है, बाकी सारे स्टेट्स को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तीसरा एमएसपी का करंट ये चल रहा है कि जो मार्केट में प्राइस है वो हमेशा एमएसपी से लोअर जा रहा है। इसके कारण हर व्यक्ति चाहता है कि वो सरकार को अपना सरकार के क्रय केंद्र जो होते हैं, जो सरकार के प्रोक्योरमेंट सेंटर्स होते हैं, जो स्टेट की एजेंसीज होती हैं, उनको अपना ग्रेन बेचे, ना कि ओपन मार्केट में। क्योंकि ओपन मार्केट में जो प्राइस है वो हमेशा लो रह रहा है, और सरकार सबका अनाज नहीं खरीद सकती। सरकार जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है आज उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सारे ग्रेन्स को प्रोक्योर कर सके, और इसी कारण बहुत ही कम लोगों को इसका फायदा मिल पाता है। बाकी सारे लोगों को अपना सामान जो है वो मार्केट में ही सेल करना पड़ता है, वो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम दाम पे। एमएसपी का फायदा सभी लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे जो एफसीआई है यानी कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एफसीआई सिर्फ जो टोटल प्रोडक्शन होता है कंट्री में उसका सिर्फ 33% ही प्रोक्योर करती है, क्योंकि उसके पास में इनफ स्टोरेज, इनफ गोडाउंस नहीं, इनफ कोल्ड स्टोरेज, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स नहीं है कि वो सारा का सारा ग्रेन जो है वो प्रोक्योर कर सके। 2019 में ये डिसाइड किया गया था कि इसका जो अभी करेंटली बजट है वो 3300 करोड़ रुपीज़ है, जिसको कि बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपीज़ करने की बात की गई थी, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स है इसका बेनिफिट ले सके। इसके अलावा एमएसपी के साथ में एक और ये फैक्ट है कि एमएसपी एक यूनिवर्सल है। एमएसपी पूरे इंडिया में यानी कि सारे स्टेट्स के लिए सेम एमएसपी डिसाइड किया जाता है। जबकि अगर आप लागत देखते हैं, अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं ग्रेन्स की, तो हर स्टेट के लिए डिफरेंट है। कुछ स्टेट जो है वो एफिशिएंट है किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, दूसरे स्टेट्स जो है वो एफिशिएंट हैं किसी दूसरी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। लेकिन जो एमएसपी है वो हर क्रॉप के लिए यानी कि एक क्रॉप के लिए पूरे इंडिया में एमएसपी सेम है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग है लेकिन जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग है वो सेम है, तो इससे सारे स्टेट्स को ऑफ कोर्स इसका फायदा नहीं मिल पाता है, और ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है करंट में एमएसपी के साथ में। इसके अलावा अगर हम और बात करें कि बम्पर प्रोडक्शन के कारण, मार्केट प्राइस कम होने के कारण एवरीबडी वांट्स टू सेल देयर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज। और अगर अभी करंटली हम एफसीआई की बात करें तो एफसीआई की जो कैपेसिटी है उससे 2.5 गुना ज़्यादा बफर में है, यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोक्योर कर लिया है और इतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया है, या इतनी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं थी शायद। तो उस एफसीआई के पास में ये सारा फूड ग्रेन्स जो है वो बेकार पड़ा रहता है, तो वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही प्रोक्योर कर रहा है, और फिर भी किसानों की इतनी बुरी हालत हो रखी है। 2006 में एक कमीशन बना था जिसने कि ये डिसाइड किया था, जिसने ये रिपोर्ट में अपने सबमिट किया था कि एमएसपी को बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि जो एमएसपी है, एमएसपी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से
50% ज़्यादा पर सेट करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज़ है तो उस एमएसपी जो है वो 150 रुपीज़ सेट किया जाना चाहिए, यानी 50% लागत से ज़्यादा सेट किया जाना चाहिए। 2006 में ये रिपोर्ट दी थी उन्होंने। 2015 में शांता कुमार कमेटी ने भी इस रिपोर्ट पे अपनी एग्रीमेंट दी। उन्होंने बोला कि दिस इज़ अ गुड डिसीजन और हाँ, हमें 50% एक्स्ट्रा प्राइस सेट करने की ज़रूरत है एमएसपी। 2019 में सरकार ने उस चीज़ पे अमल किया, यानी कि 15 साल पहले की जो रिपोर्ट थी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 15 साल के बाद में हो रहा है। तो उस टाइम पर सिचुएशंस डिफरेंट थी, आज के टाइम पे सिचुएशन डिफरेंट है और आज एमएसपी 50% एक्स्ट्रा सेट करना भी एक सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद में एक और इशू है कि मान लीजिए सरकार ने एमएसपी 1.5 गुना कर दिया, मान लीजिए वो 2 गुना या 3 गुना भी कर दे, तो क्या किसानों को इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा? क्या सारे किसानों की इनकम डबल हो पाएगी? जो कि सरकार ने अपने प्रोपेगेंडा में बोला है कि 2022 तक सारे किसानों की इनकम जो है वो डबल करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से इसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने एमएसपी बढ़ाया तो जो किसानों को सरकारी एजेंसीज खरीद रही थी पहले से, सिर्फ उन्हीं किसानों को डबल प्राइस मिलेगा। जो बाकी के किसान हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलने वाला, उनको इसका कोई भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रोक्योरमेंट सेंटर्स नहीं बढ़े हैं। तो अनटिल अनलेस प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बढ़ते हैं या सरकार जो है कोई भी मार्केट स्टेबलाइजेशन जैसी स्कीम लाती है, सारे किसानों को एमएसपी बढ़ाने का, डबल करने का, ट्रिपल करने का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या सोल्यूशन है इस करंट प्रॉब्लम्स है, उसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ये सरकार क्या क्या सोल्यूशन जो है वो पिक्चर में ला रही है। तो पहली जो ज़रूरत है हमें आज करने की, वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, एमएसपी सेट किया जाता है 23 क्रॉप्स के लिए, लेकिन सरकार जो है, जो गवर्नमेंट एजेंसी यानी कि एफसीआई है, वो मेनली प्रोक्योर करती है वीट एंड पैडी, यानी कि बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी की जो क्रॉप्स हैं वो मार्केट में ही सेल हो रही हैं, उनको गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट उनको प्रोक्योर नहीं कर रही है तो किसान जो है उसका यही रहेगा एम कि वो ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करे, ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करे जो कि सरकार, ऐसा ग्रेन प्रोड्यूस करे जो कि सरकार खरीदना चाहे। सपोज उसने दलहन का उत्पादन कर लिया, उसने कुछ भी पल्सेस को ग्रो कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसका फोकस सिर्फ पैडी और वीट प्रोक्योरमेंट पे है, तो बाकी चीज़ें उसको मार्केट में ही सेल करनी होंगी। और ये एक इशू रहता है किसान के साथ में, उसको कुछ भी मोटिवेशन नहीं मिलता है पल्सेस या किसी और भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने का। तो ये एक इशू है, तो शायद हमको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो होगी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए ऑलरेडी प्रपोजल आया है कि इसको 3300 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया जाएगा। तो ये भी एक ज़रूरत है ताकि एमएसपी का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को मिल सके। इसके अलावा सरकार काफ़ी सारी प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के तरफ भी ध्यान दे रही है। प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम का मतलब क्या होगा कि जब भी ओपन मार्केट में किसी क्रॉप की जो क्रॉप की वैल्यू है, जो क्रॉप का प्राइस है, वो एमएसपी से 20% डाउन जाएगा, तो सरकार जितनी भी एक्सेस क्रॉप है, जितना भी एक्सेस ग्रेन है, उसको एक्वायर कर लेगी, ताकि मार्केट में फिर से जो प्राइस बैलेंस है उसको मेंटेन। कि अगर सपोज सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि आपको यहाँ से एमएसपी पर भी खरीदना, जिसके बारे में भी अभी बात हो रही है कि जो एपीएमसी मार्केट है, उन एपीएम जो सरकार के अलावा बाकी सारी मार्केट्स हैं, वहाँ पर भी हमको एक प्राइस सेट करना है कि एमएसपी से नीचे जो खरीदना एक अपराध होगा, या एक लोगों को फाइन हो सकता है या जेल हो सकता है। 2018 में महाराष्ट्र ने सेम चीज़ को फॉलो किया, उन्होंने एक लॉ अपनाया कि बिलो एमएसपी नहीं खरीद सकते हैं। तो उस दिन पूरी मार्केट जो थी वो हॉल्ट हो गई, क्योंकि सारे ट्रेडर्स को डर लग रहा था कि अगर उन्होंने खरीदा है उनको जेल टर्म हो गया, कुछ फाइन हो गया। इसके बाद में महाराष्ट्र को वो अपना ऑर्डर ड्रॉप करना पड़ा और उन्होंने क्लैरिफिकेशन में दिया कि सरकार बाध्य है एमएसपी पे आपसे खरीदने के लिए, पूरी जो ट्रेडर्स हैं वो बाध्य नहीं है। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होती है, जो लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि एपीएमसी का मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका ग्रेन है, वो एमएसपी पे जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एपीएमसी क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जो एमएसपी है उसका मतलब है कि सरकार ने आपको प्रॉमिस किया है कि आपसे उस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदेगी, ट्रेडर्स ने नहीं। आप एपीएमसी मार्केट के अंदर खरीद करें या बाहर में, कोई भी ट्रेडर बाध्य नहीं है जो एमएसपी है उस पर खरीदने के लिए। तो जब महाराष्ट्र में केस आया तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री थी उसको ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि ट्रेडर्स जो हैं उनको कोई भी जेल या फाइन नहीं होने वाला अगर वो एमएसपी से नीचे खरीदते हैं।
अगर ये मान लीजिए कि एक कानून बना दिया गया, एक लॉ बन गया, एक एक्ट बन गया कि एमएसपी से नीचे कोई भी ट्रेडर परचेज नहीं करेगा एपीएमसी के अंदर या एपीएमसी के बाहर, लेकिन जो इंटरनेशनल प्राइस है वहाँ पर कोई और प्राइस है जो कि हमारे एमएसपी से कम है, तो जो ट्रेडर्स हैं, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी फूड कंपनियां हैं, वो प्रेफर करेंगी कि वो बाहर से इंपोर्ट करें, क्योंकि बाहर से जो इंपोर्ट करेंगी वो उनको कम दाम पे पड़ेगा बजाय कि इंडिया में खरीदने की। तो सरकार उस इतने सारे बड़े स्टोरेज का क्या करेगी अगर कंज्यूमर्स जो है वो बाहर से ही चीज़ें खरीद रहे हैं। तो इस तरह से सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करने से ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है, जिसका कि हमारे मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है और मार्केट जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि एमएसपी क्या है, इसके फायदे क्या हैं और क्या क्या इम्पैक्ट है सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से या सिर्फ एमएसपी में क्या कुछ चेंज करने से। इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी सजेशन, आप कोई आर्टिकल मुझे अगर सजेस्ट करना चाहें सो आई वुड लव टू गो थ्रू दैट। और मैं आपको मिलूंगी अपनी नई वीडियो में एपीएमसी और जो फार्म बिल से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन है उसके साथ में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप नॉलेज बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों के जो डाउट्स हैं एमएसपी को लेकर, इस प्रोटेस्ट को लेकर, वो थोड़े से और क्लियर हो पाएंगे। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में, तब तक बाय।